हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द इंडियन पिनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में चैप्टर नंबर 4 जो कि है जनरल एक्सेप्शंस, साधारण अपवादों के बारे में। तो चैप्टर 1, 2 एंड 3 बहुत ही अच्छी सीक्वेंस में कवर कर लिया है। सब इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं वो मैंने आप लोगों को मार्क करा दिए थे। तो अब इस चैप्टर की बात करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। तो सेक्शन 76 एंड 79 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन बनता है और डीपली समझना है इन दोनों सेक्शन के कॉन्सेप्ट को। वैसे तो ये जो चैप्टर 4 है मेरा तो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सबसे फेवरेट चैप्टर है पूरी आईपीसी में। अब जो 76 है वो है एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, यानी कि अगर बाउंड बाय लॉ है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है तो उसको यहाँ पर जो है एक प्रोटेक्शन मिलती है 76 में। और 79 कह रहा है एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस एक में बाउंड बाय लॉ है और एक में जस्टिफाइड है। तो इस चैप्टर को हम 2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है और हमें बहुत डीपली समझना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हर तरह से, तो चाहे प्री में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए और चाहे मेंस में कैसे भी आए हम उसको लिख पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो 76 एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, नथिंग विच इज डन बाय अ पर्सन। क्या कह रहा है 76, अगर कोई पर्सन है जो बाउंड बाय लॉ है यानी कि विधि द्वारा बाधित है, अबद्ध है और उससे कोई तथ्य की भूल हो जाती है तो 76 में उसको डिफेंस मिलता है। लेकिन अगर वो मिस्टेक ऑफ लॉ कर देता है तो 76 सेक्शन में उसको बिल्कुल भी डिफेंस नहीं मिलता है और उसका किया गया जो काम है वो क्या होना चाहिए, वो गुड फेथ। अगर वो गुड फेथ में रह के कोई काम करता है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट उससे हो जाता है तो 76 में उसको डिफेंस मिल जाता है। इसको अब इसमें एक मैक्सिम है, इग्नोर्शिया फेसेट एग्जीक्यूसेंट इग्नोर्शिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूसेंट। क्या कह रहा है कि अगर जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है तो लॉ में उसको एक्सक्यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ लॉ उससे हो रहा है तो वो बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता। तो ये मैक्सिम आप अपनी बेयर एक्ट में भी लिख लीजिए सेक्शन 76 के साथ। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ए जो है वो आर्मी में काम करता है और उसके सुपीरियर ऑफिसर ने उसको ऑर्डर किया कि भीड़ पर गोली चला दो और वो गोली चला देता है। तो यहाँ जो है उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ है और वो जो है अपने सुपीरियर का जो ऑर्डर है उसको फॉलो कर रहा है, तो बाउंड बाय लॉ है। यहाँ पे जो है उसको बिल्कुल 76 में डिफेंस मिलती है। लेकिन अगर वही सुपीरियर ऑफिसर ए को कह दे कि बच्चे जो पार्क में खेल रहे हैं उनको गोली चला दो, तो यहाँ वो अगर गोली चला देता है तो उसको 76 में डिफेंस बिल्कुल नहीं मिलेगी। वो ये नहीं कह सकता कि वो तो बाउंड बाय लॉ था। क्यों? क्योंकि उसको पता है बच्चे खेल रहे हैं, वो उन पे गोली नहीं चला सकता है। तो ऐसी कोई भी एक्सक्यूज जो है 76 सेक्शन में बिल्कुल भी कंसीडर नहीं की जा सकती। 76 के अंदर अब हम देखते हैं केस लॉ क्या है। इसमें सबसे पहला केस देखते हैं घनश्याम दास का। तो इस केस में क्या हुआ कि एक आदमी दूसरे आदमी को मार देता है, उसको भूत समझ के कि वो भूत है और उसको मार देता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, घनश्याम दास से मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है तो उसको 76 में डिफेंस मिलता है, उसको यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन मिलती है। और दूसरा केस है आर वर्सेस प्रिंस का। ये जो है मेंस रिया का केस है, मेंस रिया में भी हम इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पर भी क्या है, एक लड़का जो है वो एक लड़की जो उसकी उम्र 16 साल से कम होती है उसको लेकर भाग जाता है। अब क्या है, वो ये नहीं कह सकता कि उसको नहीं पता था कि लड़की की उम्र 16 साल से कम है। क्यों?
क्योंकि एक ये एक्सेप्शनल केस है। अगर वो चाहता तो वो जांच कर सकता था और जांच करके उसे पूरी जानकारी मिल सकती थी, या नहीं मिल सकती थी? मिल सकती थी। तो जब मिल सकती थी तो उसने पूरी जानकारी क्यों नहीं ली? अब ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि उसको नहीं पता था कि लड़की 16 साल से कम है। यहाँ उसको बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती 76 की और उसको सजा दी जाती है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें 2 इलिस्ट्रेशन है, दोनों इलिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है और दोनों आपको पढ़नी है। ए जो एक सोल्जर है उसको उसके सुपीरियर ऑफिसर ऑर्डर करते हैं कि भीड़ पर, मॉब पर गोली चला दो और वो गोली चला देता है। अब यहाँ पर जो है वो बाउंड बाय लॉ है, तो उसको जो है 76 में प्रोटेक्शन मिलती है, उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है। और बी जो है, बी में क्या कह रहा है? ए एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर बाय द कोर्ट टू अरेस्ट वाई। अब ए जो है उसको ऑर्डर मिला है कोर्ट से कि जाओ और वाई को अरेस्ट करके लाओ। अब वाई जब गया तो इंक्वायरी उसने कर ली और इंक्वायरी करके उसको लगा कि ये जो जेड है यही वाई है और वो जेड को अरेस्ट कर लेता है। अब यहाँ पर उससे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है, लेकिन फिर उसके ऊपर कोई भी केस नहीं बनता है। ए को आप केस नहीं कर सकते कि इसने मुझे गलत अरेस्ट किया है। यहाँ पे वो क्या है? बाउंड बाय लॉ है, अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है। उसकी इंटेंशन क्या है? सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर पूरा करने के लिए, और उससे मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो हो जाती है उसके लिए उसको 76 में प्रोटेक्शन मिलती है, उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है। अब अगर मिस्टेक की बात कर लें, जो मिस्टेक है वो क्या है? एक रॉन्ग कंक्लूजन है, यानी कि आप किसी बात को जो है एक रॉन्ग वे में समझ गए हैं, तो ये मिस्टेक का मतलब है। और ये जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ये हमें प्रोटेक्शन दिलाता है। और जो यहाँ पर मिस्टेक ऑफ लॉ की बात अगर करें, देखिए मिस्टेक ऑफ लॉ की अगर हम बात करें, अब कल को एक आदमी जाके बंदूक खरीदेगा किसी से और वो जाके गोली चला देगा, तो वो अगर ये कह दे कि भाई उसको नहीं पता था कि बंदूक रखना या गोली चलाना जो है वो अपराध है, तो जो गवर्नमेंट है, जो कोर्ट है, वो किस किस चीज को देखेगी? हर आदमी अगर आके कह देगा मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मिस्टेक ऑफ लॉ है या ये जो है विदित से बाधित है, तो कितना ज्यादा जो है बहुत मिसमैच कहीं ना कहीं हो जाएगा स्टेट में। तो इसी वजह से मिस्टेक ऑफ लॉ को जो है बिल्कुल भी एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है। मिस्टेक ऑफ लॉ में अगर कोई ऑफेंस होता है तो वो पनिशेबल है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट पनिशेबल नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था ये 76, बहुत ज्यादा आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सेक्शन 77 क्या कह रहा है? एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। अगर कोई जज जो अपनी जुडिशली एक्ट करते हैं, यानी कि वो ऑन ड्यूटी है और वो कोई भी काम करता है एक्सरसाइज पावर में रहते हुए, गुड फेथ में, तो वो कभी भी ऑफेंस में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये कहता है सेक्शन 77, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी power which is or which in good faith he believes to be given to him by law। यानी कि वो जो पावर है, वो जो एक्सरसाइज कर रहा है जुडिशली एक्ट करते हुए, वो उसको लॉ ने दिया है, तो कोई भी काम जो वो बीइंग अ जज कर रहा है वो ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि आप किसी भी ऑर्डर के खिलाफ जाके खड़े नहीं हो सकते कि इन्होंने जो है ये ऑफेंस कमिट कर दिया है। ये कह रहा है सेक्शन 77 है। तो सेक्शन 76 एंड 79 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन बनता है और डीपली समझना है इन दोनों सेक्शन के कॉन्सेप्ट को। वैसे तो ये जो चैप्टर 4 है मेरा तो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सबसे फेवरेट चैप्टर है पूरी आईपीसी में। अब जो 76 है वो है एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। यानी कि अगर बाउंड बाय लॉ है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है तो उसको यहाँ पर जो है एक प्रोटेक्शन मिलती है 76 में। और 79 कह रहा है एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस एक में बाउंड बाय लॉ है और एक में जस्टिफाइड है। तो इस चैप्टर को हम
2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है और हमें बहुत डीपली समझना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हर तरह से, तो चाहे प्री में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए और चाहे मेंस में कैसे भी आए, हम उसको लिख पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सेक्शन 79 कह रहा है एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। सेक्शन 76 में हमने पढ़ा था उस पर्सन के बारे में जो बाउंड बाय लॉ है, यानी कि जो विधि में आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए। अब यहाँ पे कह रहा है जो जस्टिफाइड है, जिसको लगता है कि जिसको विश्वास है कि ये कार्य जो है उसको करना चाहिए, उस पर्सन की बात कर रहा है। Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law and who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith। वहां भी गुड फेथ था, यहाँ भी, यानी कि मैलिश इंटेंशन नहीं है, गुड फेथ में किए गए काम की बात कर रहा है। बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। अब कैसे समझेंगे इस सेक्शन को कि एक लड़की है जो जा रही है और उसको कुछ लड़के छेड़ रहे हैं। अब वहां पर आप देख रहे हैं खड़े होके, तो अगर आपको लगता है कि आपको उसको जाके बचाना चाहिए, आपको उसे सेव करना चाहिए और आप जाके ये काम करते हैं, तो यहाँ पर आप जो है जस्टिफाइड बाय लॉ है, आपने कोई भी जो काम है वो गलत नहीं किया है। तो आप को 79 सेक्शन में जो है डिफेंस मिलता है। बस इतना ही है। 79 सेक्शन जो है वो इतनी ही बात कह रहा है कि बस जस्टिफाइड बाय लॉ है, गुड फेथ में कर रहा है, तो वो जो है प्रोटेक्शन मिलती है 79 सेक्शन की। 80 क्या कह रहा है? एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। ये भी अच्छा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 76 और 79 तो है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अब एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट कह रहा है कि विधिपूर्ण कार्य करने में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी लॉफुल काम को करने के लिए, तो उसमें क्या होगा? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय। अगर कोई भी कार्य किसी सद्भावना से किया जाए और वहां पर कोई दुर्घटना, कोई दुर्भाग्य से कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है, तो सेक्शन 80 उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई कार्य कैसे हुआ है? दुर्घटना से, दुर्भाग्यवश हुआ है, लेकिन जो आशय है वो आपराधिक नहीं है, तो सेक्शन 80 उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट एंड मिसफॉर्च्यून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। अब एक्सीडेंट क्या है? एक्सीडेंट वो है जिसमें जो है नुकसान जो है सामने वाले का हो रहा है, यानी कि सडन कोई आप ऐसा इवेंट क्रिएट हो गया जिससे नुकसान हो गया है। और मिसफॉर्च्यून क्या है? कि दुर्भाग्य से आपका अपना भी नुकसान हो रहा है। तो क्या रहा है कि कोई क्रिमिनल इंटेंशन, नॉलेज उसकी नहीं है। इन डूइंग देन एक्ट in a lawful manner by lawful mean and with proper care and caution। अब बहुत ध्यान से वो काम कर रहा था, लेकिन फिर भी उससे एक एक्सीडेंट अकर हो गया, और एक्सीडेंट अकर होने से सामने वाले की जो है डेथ हो गई या उसको जो है ग्रीवियस हर्ट हो गया है। तो अब सेक्शन 80 ऐसे किसी भी काम को जो है, ऐसे किसी भी पर्सन को प्रोटेक्ट करता है। इलिस्ट्रेशन से समझते हैं सेक्शन 80 क्या है। कह रहा है कि ए जो है वो काम कर रहा है, ए जो है लकड़ी काटने का काम कर रहा है और ए के पास कुल्हाड़ी है। अब ए जब लकड़ी काटता है तो उससे पहले वो देख लेता है चारों तरफ कि कोई आदमी तो नहीं है, और देखने के बाद वो लकड़ी काटना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो लकड़ी काटता है तो उसके पीछे एक आदमी चुपचाप आके खड़ा हो जाता है और उसको देख रहा होता है। और जैसे ही उसने लकड़ी काटी, लकड़ी कुल्हाड़ी के आगे का हिस्सा जिससे वो लकड़ी कटती है वो निकल जाती है और पीछे उस आदमी के सिर पे लग जाती है। अब यहाँ पर ए ने जो एक्ट किया है वो बहुत सतर्कता से किया। ए ने तो ध्यान रखा था, उसने आसपास देखा था कि कोई है तो नहीं, लेकिन ये जो एक्ट हुआ ये एक्सीडेंटली हो गया है।
तो अब क्या होगा, ए को जो है यहाँ पे उसका एक्ट जो है एक्सक्यूजेबल है, उसको सेक्शन 80 में प्रोटेक्शन मिलती है, उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है। ये कह रहा है इसका इलिस्ट्रेशन, बहुत अच्छा इलिस्ट्रेशन है। अगर मेंस में चाहे वो लॉ के स्टूडेंट्स हो जो एलएलबी कर रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी एपीए के स्टूडेंट हो, वो इलिस्ट्रेशन से उठा के एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इलिस्ट्रेशन समझनी पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके केस लॉज भी पढ़ते हैं। आप लोग केस लॉज जो है अपनी बुक में मेंशन कर लीजिए अपने सेक्शन के साथ जो है। क्या पहला केस है जागेश्वर वर्सेस एम्परर। इस केस में क्या हुआ कि दो आदमी आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते क्या हुआ कि एक आदमी जो आपस में लड़ रहे थे उनमें से एक की वाइफ बच्चे को लेकर आ जाती है और जो मार रहा था उसका जो गुस्सा लगता है वो उस बच्चे को लग जाता है और जैसे ही बच्चे को लग जाता है बच्चा को चोट आ जाती है, बहुत ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाता है। अब यहाँ पे जो फाइट हो रही थी वो ए और बी की हो रही थी, दो की हो रही थी और एक्सीडेंटली जो है उस बच्चे को लग जाता है। तो यहाँ पर जो है उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है। ये जो एक्ट था सेक्शन 80 में उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकंड केस है टुंडा वर्सेस स्टेट। ये जो केस है ये लीडिंग केस है। इन केस को आपको सेक्शन 80 के साथ पढ़ना है। जब भी जो आंसर आएगा लिखने के लिए, चाहे वो जुडिशरी एपीओ में आए और चाहे एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए आए, आपको ये तीनों केस लिखने हैं। केस लॉ ऐड करने के आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, आपकी नॉलेज का पता लगता है। सेकंड केस है टुंडा वर्सेस स्टेट। अब टुंडा वर्सेस स्टेट में क्या हुआ कि दो आदमियों को रेसलिंग करने का बड़ा शौक था और वो रेगुलर रेसलिंग करते थे और रेसलिंग करते हुए क्या हुआ, एक आदमी ने दूसरे आदमी को इतनी जोर से पटका कि वो जाके बराबर वाले छज्जे पर टकरा गया और उसको चोट आ गई। तो अब वो क्या आपसी सहमति से काम कर रहे थे, वहां उनकी कंसेंट थी और कंसेंट करते हुए उन्होंने प्रॉपर क्वेश्चन लिया है और दोनों फाइट जो कर रहे थे आपसी सहमति से कर रहे थे। तो इसके लिए अब जिसको चोट लगी है वो ये नहीं कह सकता कि दूसरे पर्सन ने उसको इंटेंशनली मारा है। यहाँ पर जिस आदमी ने जिसने उसको पटका था उसको सेक्शन 80 में प्रोटेक्शन मिलती है। नाउ थर्ड है आर वर्सेस रंगास्वामी। इसमें क्या होता है कि दो आदमी जो हैं वो जंगल में जाते हैं चूहों को मारने के लिए और एक आदमी को क्या लगता है कि झाड़ियों के पीछे जो है चूहा है, क्योंकि वो चूहे को मारने गया और खटपट खटपट अगर कहीं आवाज आएगी तो उसको लगेगा चूहा है। लेकिन हुआ क्या था कि जो दूसरा आदमी उसके साथ गया वो झाड़ियों के पीछे था और ए ने जो है गोली चला दी। अब उसने गोली क्यों चलाई, उसको लग रहा था कि झाड़ियों के पीछे जो है चूहा है, लेकिन वो था बी। तो क्या हुआ, ए ने यहाँ पे कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसको ध्यान था, उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी। ये जो एक्ट था ये लॉफुल था और एक्सीडेंटली उससे कमिट हो गया है। तो बाद में ये नहीं कहा जा सकता कि जो है इंटेंशनली उसने जो है बी को मार दिया। यहाँ ए को प्रोटेक्शन मिलती है तो सेक्शन 80 की। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ तक सेक्शन 80। अब सेक्शन 80 तक पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप अपनी बुक में बेयर एक्ट से एक बार जरूर रीड कीजिए। अगर उसके बाद भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए। मैं आपका हर तरह से कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चाहे फिर प्री में बैठे चाहे आप मेंस दे, आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ये कंटिन्यू सीरीज है, तो कंटिन्यू सीरीज में आपका कोई भी सेक्शन मिस नहीं होगा, कोई भी चैप्टर मिस नहीं होगा। तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।